गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको पोषण के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं जय प्रक्रम का नेक्स्ट टॉपिक वहन के बारे में बताऊंगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू होता है, जैसे कि मान लिया हमें अपने घर से सामान किसी दूसरी जगह पहुंचाना है, तो जो सड़क है वो किसका काम करेंगी? रक्त नलिकाएं। पहले आप वहन के बारे में समझ लीजिए क्या है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वहन, संवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है, मतलब 3 मुख्य अवयव होते हैं इसके। पहला है हृदय, दूसरा रक्त नलिकाएं, तीसरा वहन माध्यम, यानी कि किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें रक्त और लसिका आती है। और रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें धमनी व शिराएं आती हैं। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले अभी कि इसमें हृदय क्या काम करता है। जैसे कि कोई हमारा घर है, ठीक है, तो यहाँ से सामान जाना है, ट्रांसपोर्ट की बात बता रहा है, तो वैसे ही हृदय काम करता है। रक्त नलिकाएं सड़क क्या काम कर रही हैं? मान लिया किसी ट्रक पर रखकर हमारा सामान दूसरी जगह जाना है, तो जो सड़क है वो जो काम कर रही हैं वही काम रक्त नलिकाएं कर रही हैं, यानी धमनी और शिरा कर रही हैं। अब धमनी और शिरा के अंदर क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। तो वो जो रक्त है वो अपने ऊपर, अपने साथ में जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कोई पदार्थ है जो भोजन में जो उपस्थित होता है, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको लेकर, ठीक है, वो जाता है जहाँ उसको ज़रूरत है। जैसे जिस कोशिका को उसको ज़रूरत है वो वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो जो ट्रक है उसका काम कर रहा है हमारा रक्त व लसिका। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम जो तंत्र है हमारा संवहन तंत्र, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम रक्त के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें आता है रक्त 2 अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला होता है ठोस अवयव और दूसरा द्रवीय अवयव। तो ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएं आती हैं, ठीक है, और द्रवीय अवयव में प्लाज्मा आता है। ठीक, अब हम पहले ठोस अवयव के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ठोस अवयव 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा होता है रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं को हम शॉर्ट में कहते हैं RBC। ठीक है, यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स। दूसरी हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक, दूसरी बात, रक्त कणिकाएं जो हैं क्या काम करती हैं? कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं। अब इनके काम भी आते हैं कि हमारे शरीर में RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं क्या काम करती हैं। तो इसमें हमें इसका काम लिखा हुआ है ये पूरा। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है प्लेटलेट्स का। तो इसका काम है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, मतलब हमारे शरीर, हमारी हर कोशिका को ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये काम किसका है? रक्त का। और रक्त में क्या? लाल रक्त कणिकाओं का। वही अपने ऊपर ऑक्सीजन को बैठालकर, और बैठालता कौन है अपने ऊपर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को
रेड रखता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है अपने साथ और रक्त के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंचता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन है इसका काम। और दूसरा है हीमोग्लोबिन लाल रक्त को लाल रंग देता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब आता है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये क्या काम करती हैं, शरीर को रोग मुक्त करने का काम करती हैं। हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो किसके कारण आती है, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण, यानी WBC। इस WBC को शरीर का सैनिक भी कहते हैं, WBC को शरीर का सैनिक भी कहते हैं, क्योंकि सैनिक क्या काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही WBC हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसीलिए इसको हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। अब तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। ये क्या काम करती हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। क्या काम करती हैं, रक्त का थक्का बनाने। जैसे कि आपने देखा होगा हमें चोट लग जाती है, मान लिया ये हमारा हाथ है, ठीक है, हमारे चोट लग गई, चोट लगती है तब यहाँ पर से खून निकलने लगता है। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये खून निकलना बंद हो जाता है और जो चोट वाली जगह है वहाँ पर एक लाल लाल रंग का कठोर कठोर थक्का जम जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रक्त का थक्का। तो रक्त का वो जम क्यों गया, अगर ना जमता तो क्या होता, तो रक्त बहता रहता और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती। तो वो रक्त का थक्का इसीलिए जमा ताकि रक्त का बहना यानी खून का बहना कम हो जाए वहाँ से। तो वो काम कौन करता है, रक्त प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है। तो तीनों के काम समझ में आए आपको, ठीक है। अब आई है बात द्रवीय अवयव की। ये तो ठोस अवयव हो गए हमारे शरीर के, दूसरी है द्रवीय अवयव। तो इसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मा। पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और अजैविक खनिज तत्व होते हैं। जो ये पीले रंग का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है और जो 10% बचा वो उसमें क्या होता है, वो 10% होता है प्रोटीन। और कौन कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। क्वेश्चन आता है कि रक्त में कौन सी प्रोटीन, रक्त में देख रहे हैं आप, रक्त में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये दो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं रक्त में, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आए हम, रक्त वाहिका। कौन कौन सी रक्त वाहिका होती हैं, मैंने आपको पहले ऊपर बताया था। रक्त वाहिका दो प्रकार, यानी कि जो रक्त को लेके जाती हैं, ठीक है, वो दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। तो धमनी के अंदर ऑक्सीकृत रुधिर बहता है और शिराओं के अंदर अनऑक्सीकृत बहता है। अब देखिए, ऐसा रुधिर जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकृत रुधिर कहलाता है, और ऐसा रुधिर जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो अनऑक्सीकृत रुधिर कहलाता है, यानी कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना क्या काम, किसका काम है, धमनी का। लेकिन अपवाद क्या है, एक फुसफुस धमनी, इसमें कैसा रुधिर बहता है, ये अनऑक्सीकृत वाला, ठीक है। वैसे तो धमनियों में ऑक्सीकृत, सारी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, लेकिन जो फुसफुस धमनी है उसमें अनऑक्सीकृत रुधिर बहता है, ठीक है। तो अपवाद को बहुत ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, देखें अब शिराओं का। शिराएं विभिन्न अंगों से, अब ये क्या काम करता है, हृदय से
विभिन्न अंगों तक ले जाता है ऑक्सीकृत, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचानी होती है। अब सभी कोशिकाओं से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी तो लानी है, तो शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके, यानी कि ऐसा रुधिर जिसमें क्या है, CO2 है, हृदय में लाती है। और इसका भी अपवाद है, क्या, फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा में कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीकृत। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, धमनी की भित्ति मोटी। ये बहुत आता है कि किसकी भित्ति मोटी होती है, किसकी भित्ति पतली होती है। तो धमनियों की भित्ति मोटी होती है व अधिक लचीली होती है, और शिराओं की भित्ति कम मोटी होती है और कम लचीली होती है, थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्व। इसमें कपाट नहीं होते हैं, जैसे कि दरवाजे होते हैं। ठीक है, वो उस टाइप के वॉल्व नहीं होते हैं, और शिराओं में वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, डीप सीटेड, और यह सतह पे होती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे, अपने हाथ को देखिए। ठीक है, मान लिया ये तरीके से आपका हाथ है, तो यहाँ पर ऊपर आपको हल्की हल्की सी, जिसको हम लोग साधारण भाषा में नसें बोलते हैं, ऊपर ऊपर जो दिखाई देती हैं, आपने देखी होंगी वो, तो वो सतह पर जो होती हैं वो शिराएं होती हैं। ठीक है, और अंदर जो होती हैं वो क्या होती हैं, धमनियाँ, जो ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, हमारे टिश्यूज़ के नीचे। और जो धमनी है वो लाल रंग की होती हैं। ठीक है, और शिराएं हल्की नीली या ग्रीन होती हैं। ठीक है, इस तरीके से होती हैं, हल्की नीली या ग्रीन। ठीक है, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसको डायग्राम के माध्यम से हम कैसे बताएंगे। ठीक है, देखिए ये जो है हमारा, ये है हृदय। हृदय को दर्शाया गया है इस, ठीक। इसमें ऊपर वाले दो क्या हैं, दोनों आलिंद, और नीचे वाले दोनों क्या हैं, ये और ये निलय। इधर वाला दायां आलिंद, इधर वाला दायां निलय, इधर वाला बायां आलिंद, इधर वाला बायां निलय। ठीक। अब क्या होता है, शरीर के सभी अंगों से ऐसा रक्त जिसके अंदर क्या है, CO2 है, वो जाता है कहाँ, दाएं आलिंद में। ठीक, गया, ये देखिए जा रहा है। और ये देखिए है क्या, महाशिरा के, ये कौन सी जा रही शिरा, महाशिरा के जरिए जाता है कहाँ, दाएं आलिंद में। फिर ऊपर वाला जो हार्ट है वो सिकुड़ता है, तो ये ब्लड कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है दाएं निलय में। और फिर यहाँ से जाता है कहाँ, फेफड़ों के पास, क्या लेने, ऑक्सीजन। और जब उसे ऑक्सीजन मिल जाती है तो यहाँ इधर से मत देखिए, पहले इधर से ही, इसको इधर से ही दिलाएंगे, जाता है ऑक्सीजन लेने फेफड़ों के पास। और जब फेफड़ों के पास उसे ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे देता है, फिर वो हम नाक द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो ले लेता है, फिर आता है बाएं आलिंद में, और फिर ऊपर का हृदय सिकुड़ता है और ब्लड आ जाता है बाएं निलय में, और फिर बाएं निलय के द्वारा जो महाधमनी है, महाधमनी के द्वारा वो शरीर के अंगों में फिर से आ जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये है मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और इसका जो पॉइंट, ये आपको ऐसे ही जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही अपने नोट्स में लिख लेना है, सेम। पहला पॉइंट है, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। ठीक है, मतलब रुधिर को अपने अंदर लेता है और पूरे शरीर में भेजता है, फिर उससे ले लेता है, फिर भेजता है शरीर में। नेक्स्ट है, आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियाँ भित्ति मोटी होती हैं, ये मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और, हाँ ध्यान रखिए, जो पेशीय भित्ति है
जैसे कि ये वाली आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ ये बहुत मोटी मोटी है, ये बहुत मोटी है, ठीक है। ये हृदय को काटा गया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और ऊपर की ये बॉल देख रहे हैं, ये पतली है और ये बहुत मोटी है, इस तरीके से है ना, ये बहुत मोटी है। तो यही इन्होंने बताया है कि निलय की अपेक्षा भित्ति मतलब होता है दीवार, आलिंद की अपेक्षा निलय की मिट्टी मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। क्यों होती? क्योंकि जो ये निलय है इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होना होता है और ये ज़्यादा प्रेशर से शरीर को भेजता है ब्लड, इसीलिए इसकी भित्ति मोटी। अगर इसकी भित्ति पतली होगी तो ये फट सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है, ये अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है इसमें हृदय की। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकने से सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए इसमें हम आपको एक इसकी क्रिया विधि भी समझाते हैं। मैंने उसमें बताया था आपको कि हृदय में आता है अनऑक्सीकृत ब्लड दाएं आलिंद में, फिर वो आता है निलय में, दाएं निलय में, और फिर यहाँ से वो चला जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स के पास, और फिर शिरा में से आता है कहाँ, बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में, और फिर यहाँ से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है ब्लड को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये कपाट है, यहाँ पर एक ये कपाट है, एक ये कपाट है, ये कपाट है, ये कपाट है। ये कपाट क्या करते हैं, अगर ब्लड इसमें ऊपर से नीचे आ गया तो फिर ये अब नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, वापस दाएं आलिंद में नहीं जाएगा, फिर ये जाता है कहाँ, धमनी, फुफ्फुस धमनियों से लंग्स के पास। और एक जो ये वाला है ये क्या करता है, इससे अगर निलय में आ गया तो फिर ये वापस आलिंद में नहीं जाएगा। तो ये एक ही दिशा में कपाट खुलते हैं। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि हृदय के जो वाल्व होते हैं वो ब्लड को किस डायरेक्शन में भेजते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में भेजते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लसिका। लसिका यह एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। लसिका वहन में सहायता करता है, मतलब जो ये वहन हो रहा है किसी भी न्यूट्रिएंट का, किसी भी पोषक पदार्थ का, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक। अब आती है, ये तो हो गया मानव में वहन। मानव में कोई भी न्यूट्रिएंट है, जैसे कि हमने जो भी पोषण के जरिए पोषक पदार्थ हमारे अंदर गया वो अब हमने खा लिया, उसका पाचन हो गया, तो अब वो सभी कोशिकाओं तक पहुँचेगा कैसे, तो किसके माध्यम से पहुँचेगा, रक्त के माध्यम से। इसीलिए ये पूरी प्रोसेस आपको समझाई गई है। नेक्स्ट आता है, अब मानव में या एनिमल्स में तो हो गया, अब आता है पादपों में वहन, यानी कि पौधों में किस प्रकार वहन होता है। तो पौधों में दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा वहन होता है, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब एक बात ध्यान रखना, कौन किस चीज़ का वहन करता है, जाइलम जल का वहन करता है। वो आपको कैसे ध्यान रखना है, जा से जल जाइलम और जा से जल, ठीक। फ्लोएम पोषक पदार्थों का वहन करता है। पोषक पदार्थ जो भी हो, नाइट्रोजन या हम कोई भी पोषक पदार्थ खाद वाद डालते हैं तो उसमें जो भी पोषक पदार्थ हैं वो फ्लोएम के जरिए पूरे पौधों तक पहुंचते हैं। देखो फ्लोएम एफ फा आ रहा है ना, और फूड में भी फा आ रहा है, तो ऐसे ध्यान रखने का आपको, ये ट्रिक है इसकी पहचानने की, ठीक। नेक्स्ट आता है फिर जाइलम के बारे में, क्या काम है इसका, अब इस यहाँ पर विस्तृत में हम देखते हैं। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि देख रहे हैं आप जल। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित पदार्थ को
पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पर खनिज लवणों और पदार्थ जल का जो शोषण करके सभी तक पहुंचाना किसका काम है? जाइलम का। अब पत्तियों में जो फूड बना, मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पौधों का किचन कौन होता है? पत्ती। तो किचन में खाना बन रहा है, पत्तियों में क्या बना? फूड बना, ठीक। और अब उस फूड को पौधे के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। अब जैसे उसके अंग कौन कौन से हैं? जैसे जड़, हम किसकी जड़ खाते हैं? बताइए। मूली है, गाजर है, हम इसकी ये जड़ खाते हैं। तो वो पत्तियों में फूड बना, पहुंचा जड़ में, क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। तो फल तक पहुंचाना, ठीक है। फिर पत्तियों तक पहुंचाना, जड़ तनों तक पहुंचाना। तो हम किसका तना खाते हैं? बताइए। आलू। आलू क्या है? एक तना है, ठीक है। होता ज़रूर ज़मीन के अंदर है, मृदा के अंदर, लेकिन ये एक तना है, आलू। समझ में आई बात इतनी? तो आलू एक तना है। नेक्स्ट, तो समझ में आया। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया, हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। ये है डायग्राम, और इसमें ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये देखिए आप, ये है प्लांट। तो जड़ों में पानी है, खनिज पदार्थ है जो हम खाद डालते हैं, ठीक है। वो पत्तियों तक पहुंचना और सभी भागों तक पहुंचने का काम जाइलम करता है। अब जो पत्तियों में फूड बना, वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना किसका काम है? जड़, फ्लोएम का काम है। नेक्स्ट है, जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यही प्रक्रम को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल का वातावरण में विलीन हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है, जल के इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। जल के अवशोषण जड़ से पत्तियों तक जल विलय खनिज लवणों के ऊपर गति में सहायक होता है और पौधों में ताप नियमन भी आवश्यक हो जाता है। इसमें क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर वाष्पन ना हो तो क्या होगा? पत्तियां सूखने लगेंगी, मुरझा जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर नहीं रह गया है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग, गमला है कोई और हमने कोई पेड़ लगाया है, उसकी पत्तियां सही हैं जब तक हम उसमें पानी डालते रहेंगे। जब पानी डालना हम बंद कर देंगे तो वाष्पन भी नहीं होगा और पत्तियां क्या होंगी? मुरझा जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पानी की कमी हो गई वहाँ पर। नेक्स्ट है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। किसमें? पौधों में। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है। ये ऊपर मैंने आपको बता दिया। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुख तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है और साइड में भी होता है, ठीक है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है तथा सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्राशन बल द्वारा स्थानांतरित होता है। सुक्रोज, एटीपी मैंने बता चुकी हूँ रेस्पिरेशन में, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, मानव में उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन, अब ये देखिए, मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है। अब हम कुछ जो पोषण पदार्थ खाते हैं उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो
खराब होते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो और होते कैसे हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं वो। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को सतह द्वारा विसरित कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अमीबा में वो सतह के द्वारा विसरित हो जाता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। पहला होता है किडनी, ये जो दिख रही है आपको, ये है किडनी। वृक्क एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ, ठीक है, ये जो है मूत्रवाहिनियाँ हैं, और ये है मूत्राशय यानी कि ब्लैडर, ठीक है, जहाँ पर मूत्र स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है, ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बनाइएगा आप अपनी बुक में, कॉपी में, सॉरी। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है, जैसे दिखाया था वहाँ पर, इस तरीके से किडनी, ठीक है। तो ये वाहिका है और ये मूत्राशय। तो इसमें लिखा है यहाँ बनने के बाद वाहिनियों द्वारा आता है मूत्राशय में एकत्रित होने। नेक्स्ट है, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य यानी कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। नेक्स्ट, वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया होती कैसी है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। वेरी इंपॉर्टेंट कि वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, ठीक। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं, कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी। ये वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि है। इस प्रकार के बहुत सारे वृक्काणु हमारी किडनी में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। ये भी आपको कॉपी में बनाना है। अब देखिए, ये जो कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट, नलिकाकार भाग, इनका सबका काम बताया गया है इसमें। कोशिका गुच्छ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कोशिका का गुच्छा है, ठीक है। इस गुच्छे से छनकर नाइट्रोजन जो पदार्थ हैं वो बोमन संपुट में यहाँ पर आ जाते हैं। अब है वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। यहाँ पर इस जो नली है, इसमें पुनः अवशोषण होता है। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ फिर से वापस ले लिए जाते हैं और लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। और नेक्स्ट है नलिका स्रावण। यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु से नलिकाकार भाग द्वारा अंतिम सिरे में जाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं और फिर यहाँ से ये नलिका द्वारा, ये संग्रह नलिका है, यहाँ से आ जाता है ब्लैडर में और बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी। ये क्या है, जैसे कि किसी की किडनी ख़राब हो गई है, तो अगर 2 किडनी हमारे शरीर में होती हैं, इसमें एक ही किडनी अगर ख़राब रहती है तो एक किडनी से काम होता रहता है। अगर दोनों किडनी ख़राब हो जाए तो क्या होगा, तो हमें आर्टिफिशियल किडनी, जैसे कि डायलिसिस जिसको बोलते हैं, वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिसमें होता क्या है, देखिए, कृत्रिम वृक्क अपोहन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के शरीर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। 180 लीटर निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन का काम होता है हमारे शरीर में, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है। यानी इतना जब हमारा रक्त निस्यंदित होता है, फिल्टर होता है, तो इतना मूत्र बनता है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषण होता है और बाकी का जो ये बचा 180 में से इतना माइनस करने के बाद में वो पुनः अवशोषित हो जाता है वृक्क नलिकाओं में, ठीक है।
नेक्स्ट है पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है। जैसे कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर जल हो जाता है तो पादप वाष्पीकृत कर देते हैं, भाप के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं। अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में भी पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट से, कुछ पौधों से, तनों से, छाल से उसकी निकलता है गोंद, ठीक है, तो वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ ही है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं और कुछ अपशिष्ट पदार्थ को वो अपनी मृदा में डाल देते हैं, जो आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें डाल देते हैं। तो बच्चों, ये उत्सर्जन के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई और इसी से आपका फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। थैंक यू।